आज की क्लास का हमारा टॉपिक करंट से रिलेटेड रहेगा, यानी आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट यानी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021। इसी एक संस्था है जिसका नाम है अंकटाड यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, एक संस्था का नाम है। उसने संस्था ने एक निवेश पर आधारित, जो कि उसका काम ही होता है कि पूरे विश्व भर कितना भी ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है उसको कैसे बढ़ाया जाए, तो पूरा ये साल भर ये काम करती रहती संस्था। तो उसने इस साल इस रिपोर्ट को जारी किया और पूरी तरीके से विश्व के आधार पर रिपोर्ट जारी किया कि पूरे विश्व में अलग अलग देशों के माध्यम से, यानी उन देशों में निवेश कितना मात्रा में आता है और पिछली बार से अधिक आया या कम आया, उस आधार पर एक रिपोर्ट जारी ये संस्था किया है। और उसी रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट यानी विश्व निवेश रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट 2021। तो ये जो संस्था है अंकटाड, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। ये एक संस्था है, एक संस्था जिसका नाम अंकटाड है। अंकटाड, इसे हिंदी में कहा जाता है अंकटाड, लेकिन इसकी जो पूरी मतलब होता है UNCTAD इसको लिखते हैं, और इसका जो फुल फॉर्म होता है वही होता है यूनाइटेड नेशंस, थोड़ा बड़ा नाम है इसका, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इस संस्था का पूरा नाम हुआ अंकटाड यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका संस्था का पूरा नाम है। और ये संस्था क्या करती है कि पूरे विश्व में जितना भी निवेश होता है, यानी पूरे विश्व के निवेश को कैसे कंट्रोल किया जाए, कंट्रोल क्या कह सकते हैं, कैसे बढ़ाया जाए, पूरी तरीके देख रेख और उसको आगे बढ़ाने का कार्य संस्था का नज़र में रहता है। और इस संस्था की जो स्थापना हुई थी वो स्थापना हुई थी 1964 में, यानी 30 दिसंबर। इस डेट याद करना जरूरी नहीं है आपके लिए, आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ईयर याद रखना। तो 30 दिसंबर 1964 को इस संस्था की स्थापना हुई थी। और कई बार एग्जाम में मुख्यालय ही पूछ लेता है, तो इसका जो मुख्यालय यानी इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। जिनेवा। कई बार देश का नाम भी पूछता है, तो देश का जो नाम है वो देश का नाम है स्विट्जरलैंड, तो इसको याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड। ठीक, यानी अंकटाड पूरी जो अंकटाड संस्था है इसी जो पूरी तरीके से रिपोर्ट है ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को जारी करती है। इसका जो पूरा जो नाम है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और इसकी स्थापना जो हुई थी 30 सितंबर 1964 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो है जिनेवा। स्विट्जरलैंड का एक शहर है जिसका नाम है जिनेवा, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। और पूरे विश्व में जितना भी कुछ भी निवेश होता है, यानी पूरे विश्व में जितना भी निवेश होगा, कितना हुआ, कितना कम हुआ, कितना अधिक हुआ, तो ये पूरी संस्था इसी संस्था की जिम्मे है ये अंकटाड के ऊपर। ठीक, तो इस संस्था ने पूरे विश्व में जितना भी इस बार, अभी देखिए एक और चीज समझने, जो 2021 की रिपोर्ट आई है ना, ये नहीं कभी तो अभी दिमाग में चल रहा होगा आपके 2021 तो अभी चल रहा है, अभी तो आधा साल ही पूरा हुआ है, तो रिपोर्ट कैसे आ गया। ये जो रिपोर्ट आई है 2021 की, ये रिपोर्ट भले ही 2021 की रिपोर्ट है, ठीक है, लेकिन इसमें जितने भी फैक्ट हैं, यानी जितने भी तथ्य और जितने आंकड़े रखे गए हैं वो वर्ष 2020 के रहे। तो आप दिमाग में रखिएगा कि ये रिपोर्ट भले 2021 का है, लेकिन इसमें जो भी तथ्य और जितने भी आंकड़े हैं वो 2020 के ही, यानी पिछले साल के आंकड़े, पिछले जो लॉकडाउन लगा था कोरोना काल, वो इसमें इस तरीके से, इस वाले पूरी तरीके से अभी इसका जितना प्रभाव हो रहा है इस समय उसका भी शामिल नहीं है। इस 2021 का जो तथ्यों को लेकर 2022 में रिपोर्ट जारी करेगी ये संस्था, उसका नाम होगा विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के नाम से जारी करेगा। तो पूरे विश्व के आधार पर रिपोर्ट जारी करती है। तो इस संस्था ने ये कहा है कि इस साल पूरे विश्व में जो पूरा निवेश होता है, यानी वर्ल्ड लेवल पर, यानी पूरे विश्व लेवल पर जो निवेश हुआ है उसमें इस बार कमी आई है, यानी विश्व स्तर पर जो पूरा निवेश हुआ है उसमें 35% की कमी आई है। और निवेश का मतलब समझ रहे हैं, निवेश का मतलब है क्या, FDI चर्चा किया जाएगा लास्ट में कि FDI क्या होता है डिटेल में। तो पूरे विश्व में संस्था ने ये कहा है कि पूरे विश्व में FDI के नज़रिए से जो निवेश किया गया है पूरे विश्व में 35%, यानी पिछले साल से इस बार क्या आ गई है, कमी आई, यानी इस बार FDI यानी पूरे विश्व में जो निवेश है वो बहुत कम हुआ है। तो काफ़ी, क्योंकि वजह भी है, सिंपल से आप समझ रहे हैं कि 2 साल से लगभग पूरा विश्व कोविड-19 यानी कोरोना से पूरा विश्व परेशान है ही, क्योंकि हर देश में पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा हुआ है। कोई किसी देश में कड़ा लॉकडाउन है, किसी देश में कम लॉकडाउन है।
किसी किसी देश में पूरी तरीके से लॉकडाउन है ही नहीं, जैसे न्यूजीलैंड, वो इस समय पूरी तरीके से कोरोना मुक्त हो चुका है। ठीक, तो कोविड-19 की वजह से लगभग पूरा विश्व अपने अपने देशों की बाउंड्री जो है उसको पूरी तरीके से सील करी हुई है, लॉक रखी हुई है। तो इसकी वजह से जो निवेश है वो काफ़ी कम हुआ है। और आप जानते हैं निवेश करने के लिए कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति जब किसी देश में जब निवेश करेगा तो उचित माहौल देखेगा, अपने हिसाब जो जितनी भी तरीके का माहौल होगा, अच्छा माहौल होगा निवेश करने के लायक, तभी वो निवेश करेगा। तो इस कोविड-19 की वजह से ऐसा माहौल है नहीं पूरी तरीके से, क्योंकि निवेश करने पूरी तरीके इंडस्ट्री क्या है, ये पूरी देशों की लगभग इंडस्ट्री, भारत को लीजिए पूरी इंडस्ट्री पूरी तरीके से ब्लॉक है। तो ऐसे समय पर अगर कोई निवेश करेगा, कोई इंडस्ट्री अगर लगाएगा तो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। तो एक वजह, सबसे बड़ा जो वजह इस संस्था ने ये बताया कि पूरे विश्व में अस्तम, इसमें बताने की बात क्या है, सबको ये दिख रहा है कि कोविड-19 की वजह से पूरे विश्व में जो FDI है उसका निवेश 35% कम हुआ है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि जब भारत के नज़रिए से बात की गई है और जब एशिया के नज़रिए से बात की गई तो उसमें ये बताया गया इस साल जो एशिया और भारत में जो निवेश का स्तर है वो काफ़ी बढ़ गया है। वही पिछली बार देखिए, जैसे पिछली बार इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि पिछली बार जो भारत में जो FDI आई थी उसकी मात्रा थी 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर और इस साल बढ़ के हो गया है 64 बिलियन डॉलर के आसपास। ठीक, तो उसको समझा जाए कि आखिर कैसे हुआ। तो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं इस रिपोर्ट में, इसको जरूर आप इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, कहीं भी चर्चा में बात सामने आ जाती है अंक चार्ट से रिलेटेड। अब इसमें ये देखते हैं कि इस रिपोर्ट में आखिर कहा क्या गया है, अलग अलग देशों द्वारा अलग अलग देशों की रैंकिंग क्या आई है, अलग अलग देश किस किस स्थान पर हैं इस रिपोर्ट में। अब इस रिपोर्ट में सबसे पहला जो स्थान आया है, इस रिपोर्ट के स्थान जो सबसे पहला नंबर का देश है, यानी ऐसा देश जहाँ पर सबसे अधिक निवेश हुआ है तो वो है अमेरिका, यूएसए इस समय टॉप पर है। लेकिन निवेश के मामले में यहाँ पर भी निवेश में भी जो यूएसए की अगर बात की तो यूएसए में भी पिछले साल की अपेक्षा इस साल जो निवेश हुआ है यूएसए में कम हुआ है। ठीक, लेकिन फिर भी यूएसए निवेश के मामले में अभी FDI के मामले में अभी भी नंबर 1 है। दूसरे नंबर पर इसमें आया है अपना पड़ोसी देश चीन तो देख ही रहे हैं, चीन। ठीक, पूरे विश्व में पिछले लॉकडाउन में, पिछले कोरोना काल में पूरा विश्व लगभग कोरोना के चपेट में था, लेकिन इस देश की जो इंडस्ट्री है और उद्योग है, अर्थव्यवस्था है, वो तेजी से बढ़ती ही रही है। तीसरे नंबर पर जो देश आया वो देश है हांगकांग का इस नंबर इस रैंकिंग में तीसरे नंबर पर रैंक आया। चौथे नंबर पर सिंगापुर इस समय चौथे नंबर पर है। और पांचवें नंबर अपना प्यारा देश इंडिया इस समय पांचवें नंबर पर आ गया, जो कि पिछले साल इस समय भारत जो पांचवें नंबर पर आया है वही अगर पिछले रैंक की अगर बात की जाए 2020 की रिपोर्ट में यानी 2019 के आधार पर जो तथ्यों के आधार पर भारत उस समय 8वें नंबर पर था, यानी 8वें नंबर पर था भारत। इस समय भारत रैंकिंग उछाल कर किस नंबर पर आ गया है, 5वें नंबर पर आ गया है। तो अब बड़ा इसमें लोगों का आश्चर्य ये हो रहा है कि आखिर पूरे विश्व में जो निवेश है उसमें तो काफ़ी कमी आई है, लेकिन वही भारत के नज़र से क्या आई है, इसमें बढ़ोतरी हो गई है, चाइना के नज़र से बढ़ोतरी हो गई है। अब समझते हैं कुछ और चीज़ें। इस रिपोर्ट में मुख्य बातें क्या बोली गई, इस रिपोर्ट में पहली मुख्य बात ये बोली गई कि पूरे विश्व में यानी विश्व स्तर पर यानी वर्ल्ड लेवल जब देखा गया जो निवेश है उस निवेश में विश्व स्तर पर पूरे विश्व का अगर बात की जाए तो 35% की कमी आई है, यानी 35% की कमी आ गई। और इसमें ये देखा गया कि जो डेवलप्ड देश हैं, यानी जैसे मैं आपको बताया था कई बार क्लासेस में कि जो वर्ल्ड है अलग अलग नज़रिए से देखा जाता है, जैसे कि कई सारे देश विकसित देश होते हैं, बहुत सारे देश डेवलपिंग होते हैं, बहुत सारे देश अनडेवलप्ड होते हैं। तो इसमें जो विकसित देशों के यानी जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें तो स्थिति और इस बार खराब रही। उनमें इस बार ये बताया गया कि डेवलप्ड जो कंट्री यानी जैसे कि अमेरिका हो गया और फ्रांस हो गए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन लगभग ढेर सारे देश, वो देश विकसित देशों में आते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ पर जो निवेश है वहाँ पर तो 80% की कमी आई है। सोचिए वहाँ पर 80% की कमी आई। वहीं अगर एशिया की अगर बात की जाए तो एशिया जैसे में यहाँ पर एशिया खासकर अगर चीन की अगर बात की जाए, चाइना और इंडिया में जो निवेश है इस बार क्या हो गया, उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई। तो जितने भी पूरे विश्व के नज़र देखा गया तो जो FDI उसमें कमी आई, लेकिन डेवलप्ड के नज़र विकसित देशों के नज़र देखा गया तो उसमें 58% की कमी आई। और वहीं चाइना और भारत के नज़र देखा गया तो भारत और चाइना में जो निवेश है उसमें क्या आ गया, इस साल बढ़ोतरी आ गया है। अब बढ़ोतरी कितना है उसको देखते हैं। पिछली बार जो 2020 को जो रिपोर्ट आई थी इंडिया के नज़रिए से, इंडिया के नज़र देखिए, इंडिया के नज़र से हुआ क्या, इंडिया के नज़र जो निवेश हुआ था इस बार पिछली बार वो था 51 बिलियन डॉलर
ऐसे लिख देता हूँ मैं, 51 बिलियन डॉलर, वो भी अमेरिकी डॉलर के हिसाब से इतना निवेश हुआ था भारत में। और ये यानी 2020 की रिपोर्ट में ये बात कही गई थी। और वही फिर इंडिया की अगर बात की जाए इस साल, तो इस साल जो बात की गई वो है भारत में इस बार बढ़ोतरी हो गई है, वो है 64 बिलियन डॉलर 2021 की रिपोर्ट में इस तरीके से बात की गई, यानी 2021 में 64 बिलियन डॉलर के आधार पर भारत में बढ़ोतरी हुई है। वहीं अगर चाइना की अगर बात की जाए, चीन की अगर बात की जाए, चीन के हिसाब से, तो चीन में इस बार जो चीन में पिछले साल जो यानी 2020 के हिसाब से अगर देखेंगे चीन में, तो चीन में बहुत ज़्यादा था, 141 बिलियन डॉलर। ठीक, वहीं अगर 2021 के हिसाब से देखेंगे चाइना को, तो इस बार भी उसके यहाँ काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, 149 बिलियन, वो भी अमेरिकी डॉलर के हिसाब से। अब ये समझने वाली बात है कि इन सभी देशों में कमी आई है, ये जो इस तरह के देश हैं, ठीक है, अमेरिका में भी कमी है, लेकिन भले नंबर 1 है, लेकिन पिछली साल के पैसा अगर खुद की कंपेयर करेंगे, जैसे अगर यूएसए से यूएसए का अगर कंपेयर करेंगे पिछले 2020 से 2021 में, तो इसमें भी इस साल काफ़ी कमी आई है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, भले ये नंबर 1 पर है। लेकिन वहीं इंडिया में और चीन की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी इंडिया में भी जो निवेश है वो 51 से 64 हो गया है, और चीन में भी जो निवेश है वो 141 से 149 हो गया है बिलियन डॉलर। वजह क्या है, वजह देखिए, इसके लिए वजह ढेर सारी वजह है। जैसे कि तो पहली वजह तो ये है कि देखिए, कोई भी देश, जैसे कोई भी देश एफडीआई यानी कोई भी देश निवेश किसी देश में क्यों करेगा, 2-3 कारण हो सकते हैं उसके। पहला तो ये, भारत और चीन से कंपेयर करिए, बाकी सारे देशों से और भारत और चीन में कंपेयर करना। देखिए सबसे बड़ी बात, जो चीन है और जो अपना इंडिया है, इन दोनों में कॉमन चीज़ है। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें पॉपुलेशन, यानी इन दोनों देशों में जो जनसंख्या है वो काफ़ी अधिक मात्रा में है। अब देखिए, कोई भी देश या कोई भी संस्था जब किसी देश में क्यों निवेश करेगा, जब उपभोग करने वाले व्यक्ति अधिक हों, ठीक है, जब उपभोग करने वाले व्यक्ति होंगे तभी तो कोई भी चीज़ का उत्पादन करेगी सरकार और कोई भी इंडस्ट्री लगाएगी। तो भारत और चीन में जो निवेश हुआ है, इसका मेन कारण यह है कि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत अधिक है। और भारत में सबसे अधिक निवेश होने का सबसे बड़ा रीजन यह है कि भारत में पॉपुलेशन तो है ही, लेकिन भारत में कौन सी पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन कौन सी है, यूथ पॉपुलेशन, यानी युवा जो जनसंख्या है। यानी जो अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन भारत में मौजूद है, इसीलिए इसको बोलते हैं भारत के युवाओं का देश बोलते हैं। अब मान लीजिए कोई भी, देखिए मान लीजिए कोई कंपनी अगर आती है, या किसी भी देश की कंपनी लीजिए, अगर भारत में क्यों चाहती है निवेश करना, ठीक है, पहला वजह बताता हूँ। पहला वजह तो ये है कि भारत जनसंख्या अधिक है, और जनसंख्या में भी कौन जनसंख्या अधिक है, यूथ पॉपुलेशन, यानी जो युवा जनसंख्या है, जो जवान लोग हैं वो अधिक है। तो इससे होगा क्या, जब यहाँ पे वो निवेश करेगा और किसी भी चीज़ का जब प्रोडक्शन वो करेगा, तो इससे होगा क्या, यूथ पॉपुलेशन है, तो मान लीजिए जब किसी भी चीज़ का जब उत्पादन होगा, नई नई चीज़ों का, नई नई तकनीकों का जब उत्पादन होगा, तो किसी भी नई चीज़ के प्रति, जैसे मान लीजिए एग्जांपल आप लें, किसी बाइक को लें, मान लीजिए 2 पहिया वाहन बाइक को लें, नए मॉडल की अगर कोई बाइक आ गई, पल्सर की, अपाचे की या रॉयल एनफील्ड की अगर कोई नई मॉडल अगर आती है, ठीक, तो वो होगा क्या। अब मान लीजिए अपाचे की या किसी भी तरह की रॉयल एनफील्ड की, या मोबाइल ले लीजिए OnePlus की या सैमसंग की या आईफोन का कोई भी अगर नया मॉडल अगर मार्केट में आएगा, तो कौन उसको लेंगे, बूढ़े लोग लेंगे, दादाजी लेंगे, दादी लेंगी, या जो नए लोग हैं, हम लोग हैं, जितने भी आसपास जितने भी युवा लोग हैं, कि वो लेंगे, बताइए कौन लोग लेंगे। सबसे तो उसके लिए एक्साइटमेंट किसके अंदर होगी, बूढ़े लोगों में तो नहीं होगी, सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट किसके अंदर होगी, हम लोगों में होगी। यानी हम लोग तुरंत, हम लोग बेचैनी पकड़ेगी, नया वाला मॉडल आया है यार, कैसे भी करेगी, उधारी लेकर ही लो, लेकिन नया मॉडल लेने के लिए बेचैनी पकड़ लेती है और पकड़ती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो निवेश होता है वो अधिक होता है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है कि भारत में जो लेबर है वो चीप लेबर है, यानी अब चीप मतलब धोखेबाज मत समझिए, चीप लेबर का मतलब ये है कि यहाँ पर जो मजदूरी है वो कम से कम है, यहाँ के जो मजदूर हैं वो कम से कम जो मजदूरी है वो कम से कम लेकर काम करने को भी क्या रहते हैं, वो तैयार रहते हैं। इसलिए भी भारत में काफ़ी हर देश निवेश करना चाहता है। सच में ये बात है। 2 वजह है सबसे बड़े भारत में निवेश करने की। पहला, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो अधिक है, और दूसरा यहाँ पर यूथ पॉपुलेशन बहुत अधिक है, और तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर जो लेबर है वो चीप है, यानी जो मजदूरी होती है, जो काम करने के बाद जो सैलरी ली जाती है वो काफ़ी मात्रा में कम है। इसलिए लोग यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि मजदूरी बहुत कम देनी पड़ती है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। बस भारत में अगर कहीं भी अगर सच में बताऊं तो भारत में अगर निवेश में अगर दिक्कत कोई आती है, तो भारत जितने भी इंडेक्स आते हैं, भारत जितने भी इंडेक्स अगर देख लें, करप्शन इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स,
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, तमाम तरह के, भूखमरी हंगर इंडेक्स, इन सब में इंडेक्स में अगर सच में भारत अगर इसमें अपनी रैंकिंग अगर सुधार करे तो भारत में जो निवेश है उस निवेश का लेवल जो इस साल जो दिख रहा है 64, ये कई गुना अधिक हो सकता है कि हम लोग चाइना को भी पीछे कर दें। भारत में अगर वास्तव में निवेश अगर कहीं से भी किसी वजह से रुकता है तो हम लोगों के जो बाकी क्षेत्रों में जो निवेश जो इंडेक्स हैं, जो स्तर है वो काफ़ी कम है। इसीलिए कोई जो विदेशी कंपनी आती है, इन दोनों मामलों को देखकर जब यूथ जनसंख्या और चीप लेबर को देखकर अट्रैक्ट तो होती है, लेकिन जितने भी क्षेत्र हैं भारत का जो माहौल है, ठीक है, निवेश करने से रिलेटेड, उसको देख करके वो वापस चले जाते हैं। ये भी एक कारण। अगर इस तरह का माहौल सुधर जाए तो भारत वास्तव में बहुत तेजी से तरक्की करेगा। भारत से जो निवेश 149 दिख रहा है, भारत इसको भी पीछे छोड़ सकता अगर माहौल उस तरह का अच्छा हो निवेश करने के लिए तो, ठीक है। इसलिए देखे होंगे कि भारत सरकार अलग अलग बहुत सारी चीज़ें काम कर रही है। आप देख रहे होंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, जिसमें भारत सरकार बहुत सारी सहूलियत दे रही है, उसका फ़ायदा आपको अब ये देखने को मिल रहा है। अगर ठीक से काम चलता रहा तो ऐसे फ़ायदा और आने वाले वर्षों में देखने को भी मिलेंगे। तो इस तरीके से यानी भारत में क्या हुआ है, भारत में ये भी एक कारण क्या है, निवेश को बढ़ने का, ये सब चीज़ें। अब देखिए, अब इसमें एक और चीज़ बात समझ में, अब इसमें तुरंत एक और चीज़ आपके दिमाग में सवाल जा रहा होगा कि पूरे विश्व में तो लॉकडाउन है, पूरे देश कहीं ना कहीं कोरोना से प्रभावित है, तो इन सभी देशों में तो निवेश हो नहीं रहा है। अब चीन को तो हटाइए, चीन का तो एक अपना अलग ही मसला, ये तो कोई माहौल हो और किसी तरह का माहौल ही है, डेवलप करता ही चला जा रहा है, क्योंकि इसकी एक अलग कहानी है। लेकिन वही अगर भारत की अगर बात की जाए तो भारत तो एक अलग तरह का है, लेकिन भारत में भी तो अभी तक लॉकडाउन था कुछ क्षेत्रों में। एजुकेशन में तो अभी तक लॉकडाउन लगा हुआ है। इस तरीके से एजुकेशन में ही लगभग भारत में इस समय अगर देखा जाए तो इस समय अगर आप देख लें तो भारत में रैलियाँ ज़बरदस्त हो रही हैं, पूरी तरीके से मार्केट खुल रहे हैं, दुकानें चल रही हैं, पूरी तरीके से पर्यटन सब कुछ चल रहा है। लेकिन जितना लॉकडाउन है सबका सब लॉकडाउन जो पूरी तरीके से एजुकेशन में ही लगा हुआ है, यानी लोगों को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एजुकेशन में ही कोरोना फैलेगा। तो वो तो बात की बात है। अब ये समझते हैं कि आखिर इंडिया में इस तरीके से लॉकडाउन लगने के बाद भी भारत में कैसे इतना निवेश हो गया, उसका कारण क्या। अब देखिए एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको। ये संस्था ये बता रही है कि भारत में जो निवेश हुआ वो पूरे क्षेत्रों में नहीं हुआ है। जैसे आपको ये लग रहा होगा, कह रहे यार भारत में तो बड़ा निवेश हो गया, भारत की तो स्थिति बड़ी सुधर रही है, कोरोना काल में भी बहुत लोग कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत का कुछ ही सेक्टर क्या है उसमें निवेश अधिक हुआ है, जिससे आपको लग रहा है कि निवेश भारत में इन्वेस्टमेंट बहुत अधिक हुआ है। अब देखिए लॉकडाउन जब से लगा, आप सोचने वाली बात यह है, जब से लॉकडाउन लगा है, इस लॉकडाउन लगने की वजह से सबसे ज़्यादा अगर कोई तकनीक अगर आगे बढ़ी है, कोई भी क्षेत्र अगर आगे बढ़ा है तो वो क्या है, वो है आईटी सेक्टर सबसे अधिक आगे बढ़ा है। आईटी को अगर नहीं समझ पा रहे, सिंपल सब ये समझ सकते हैं, जितने भी चीज़ें जो डिजिटल माध्यम से चलती हों या ऐसी माध्यम जो कि पूरी तरीके से ऑफलाइन से हट के किधर चली गई हैं, वो डिजिटल पर आ गई, यानी डिजिटलीकरण पर, डिजिटलाइजेशन पर वो आ चुकी हैं। तो इस सबसे ज़्यादा जो निवेश देखा गया है वो इस संस्था के इस अंकटाड के अनुसार वो सबसे ज़्यादा निवेश हुआ है आईटी सेक्टर में, और जो डिजिटल के माध्यम में सबसे ज़्यादा निवेश हुआ है। क्योंकि हर तरीके से लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से सब कुछ बंद था, क्योंकि देखिए स्कूल बंद, कॉलेज बंद, इंस्टीट्यूट बंद, सब कुछ सामान बिक्री बंद था। तब उसमें हो गया कि अब सब कुछ आखिर और सब कुछ सबको जितने भी कंपनी के वर्कर थे अब सबको घर से ही काम करना था, यानी ऑनलाइन ही सबको काम करना था सब कुछ अपना। तो इसलिए क्या हुआ, सबसे ज़्यादा देखेंगे तो सबसे ज़्यादा निवेश हुआ है वो डिजिटल के क्षेत्र में और आईटी सेक्टर में सबसे अधिक निवेश हुआ है। अब ऐसा नहीं कि पूरे क्षेत्र में निवेश हो गया है, ये जो निवेश बढ़ा हुआ आपको दिख रहा है ये सबसे ज़्यादा निवेश किस में है, ये डिजिटल में और आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा देखा गया। जैसे आप ही जैसे एग्जाम्पल के लीजिए, जैसे देखे होंगे कि एजुकेशन पूरे लॉकडाउन के बाद पूरे स्कूल, कोचिंग संस्थाएं, यूनिवर्सिटीज सब कुछ बंद है। तब सबसे ज़्यादा लड़के ऑफलाइन से कहाँ टर्न हो गए हैं, कहाँ मूव हो चुके हैं सभी लोग, वो लोग ऑनलाइन पर चले जा चुके हैं। ठीक है, पूरी तरीके से ऑनलाइन हो गया है, सारी क्लासेस ऑनलाइन चली जा रही हैं। तो अब हुआ क्या, सबसे ज़्यादा अब देखिए पूरा एजुकेशन सेक्टर जब ऑनलाइन चला गया तो निवेश भी क्या है, सब लोग डिजिटल माध्यम पर निवेश कर रहे हैं, विदेशी कंपनियाँ। एग्जाम्पल के लिए देखे होंगे जैसे कि अमेज़न का नाम, अमेज़न आप देखे होंगे कि अमेज़न क्या है, पूरी तरीके से सोशल साइट, यानी पूरी तरीके से डिजिटल चलने वाली कंपनी। ऑफलाइन में इसका कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऑफलाइन पूरी तरीके आप कह सकते हैं ऑनलाइन मार्केट है ये। तो यहाँ पर देखे होंगे आप, करंट पढ़े होंगे कि भारत में इसने 2.2 बिलियन डॉलर क्या किया, इसने निवेश किया है, 2.82 बिलियन डॉलर इसने निवेश किया है। और आप लोग ये भी देखे होंगे कि फेसबुक, जो फेसबुक है, फेसबुक और रिलायंस में एक साझा हुआ। फेसबुक ने क्या किया, रिलायंस में कितना 8.75 8.75 बिलियन डॉलर उसने क्या किया है,
निवेश किया है। तब देखिए फेसबुक क्या है, फेसबुक भी कोई ऑफलाइन चलने वाली संस्था तो है नहीं, पूरी तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, पूरी तरीके से इस पर पूरा एक तरीके से कह सकते हैं प्रभुत्व है फेसबुक का। तो फेसबुक हो गया, ऑनलाइन ये अमेजन हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया। देख सकते हैं सब लोग कहाँ रिमूव कर चुके हैं, ये लोग डिजिटल और आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा निवेश हो चुके हैं। तब ये कह सकते हैं कि लॉकडाउन की वजह से लगभग सभी कुछ चीज़ें वो कहाँ चुकी हैं, अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी हैं इस तरीके से। तो ये था पूरी तरीके से ये विश्व निवेश रिपोर्ट, इस तरीके से चलता रहता है। अब थोड़ा सा ये समझते हैं कि आखिर ये संस्था ने और क्या क्या कहा। इस संस्था ने ये भी कहा है कि पिछले अगले ये जो अगर इसी तरीके से अगर चलता रहा ये जो निवेश है और पूरी तरीके से अगर ये सब कुछ पूरे विश्व में ऐसे कोरोना कंट्रोल होता रहा और कोई भी दिक्कत अगर नहीं आई, तो अगर इस तरीके से अगले साल यानी जो पिछली जो रिपोर्ट आएगी उसमें, जो अगली साल जो रिपोर्ट आएगी उसमें जो निवेश है वो पूरे विश्व में वो जो कमी आई है 35% की जो कमी दिख रही है वो बढ़ के, ये मतलब कमी बढ़ेगी नहीं, और ये जो कमी है अब ये प्लस में हो जाएगी, सरप्लस में हो जाएगी। अब उस पर इसने ये कहा ठीक ठाक चलता रहा तो 10% से लेकर के 15% तक पूरे वैश्विक निवेश, यानी पूरा जो वैश्विक FDI है उसमें 10 से 15% क्या हो जाएगी, उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छा रहेगा पूरे विश्व के लिए। तो भारत के हिसाब से तो बहुत अच्छी खबर रही है कि भारत में क्या है, जो FDI में काफ़ी निवेश बढ़ा है, भारत में FDI में बढ़ोतरी हुई है। अब समझते हैं थोड़ा सा FDI पे समझ लेते हैं। तब से ये बात हो रही है कि आखिर FDI क्या है, क्योंकि निवेश का मतलब ही क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे देखिए FDI समझिए, FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। समझिएगा, इसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हिंदी में भी लिख देता हूँ, हिंदी में इसे कहा जाता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। हिंदी में इसे कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अब देखिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सिंपल सा, अब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के वैसे नाम से ही लग रहा है कि प्रत्यक्ष यानी ऐसी चीजें जो दिखे, यानी मान लीजिए कोई विदेशी संस्था हो गई या कोई विदेशी व्यक्ति हो गया, वो भारत में अगर निवेश करना चाहता है तो एक तरह से निवेश बोलेंगे उसको। लेकिन अगर वो यहाँ पे अगर आएगा और कोई इंडस्ट्री लगाए, यानी यहाँ पर कोई उद्योग ले, यानी जमीन लेकर या भारत सरकार से बात करके, ठीक है, भारत सरकार से रजामंदी लेकर वो यहाँ पर क्या करे, कोई इंडस्ट्री लगाए, कोई कंपनी खोले और उद्योग चलाए, तो वैसे निवेश को बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ठीक है, तो उसे बोला जाएगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अब आपके दिमाग में ये आ रहा है सर ये बताइए कि अगर मान लीजिए जो कंपनी सीधे निवेश करती यानी जो शेयर खरीदती उसे क्या बोलते होंगे, समझिए। वैसे अगर निवेश करती होंगी कंपनियां तो उन्हें ये बोला जाता है कि FPI आप लोग सुने होंगे। FPI का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यानी इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए कोई भी रिलायंस, मान लीजिए रिलायंस है, मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी में क्या होती है कि मान लीजिए आईफोन जैसे फेसबुक का नाम लो, जैसे कि फेसबुक इसमें क्या कि निवेश करती है, और निवेश कितना % करती है, 10% तक का। अगर देखिए, अगर किसी विदेशी कंपनी द्वारा या किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा किसी कंपनी में अगर 10% तक उसको निवेश अगर किया गया तो उसे बोला जाता है इन्वेस्टमेंट, यानी उसे बोला जाता है छोटा निवेश। 10% अगर निवेश रहेगा उससे बोला जाएगा छोटा निवेश है वो, तो सिंपल सा बोलेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उस तरीके से। और FDI का मतलब ये होता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी ऐसी संस्था और ऐसा व्यक्ति जो भारत में आए और उद्योग चलाए, ऐसे को बोलते हैं निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई कंपनियां क्या करती हैं कि यहाँ पर उद्योग नहीं लगाती हैं, ठीक है, यहाँ पर उद्योग न लगाकर निवेश करती हैं और फिर भी उनको बोला जाता है क्या, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। जैसे मैंने आपको अभी क्लास में बता रहा था मैं कि सब फिर भारत में जो विदेशी कंपनियां वो कहाँ निवेश की हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तब डिजिटल प्लेटफॉर्म में क्या है, अब लॉकडाउन में कोई नई कंपनी नया उद्योग तो होगा नहीं, अब तो कैसे इसको बोल रहे हैं FDI। अब समझते हैं FDI पहला तो ये होता है, ये तो आप समझ गए FPI का मतलब किसी कंपनी में अगर कोई विदेशी कंपनी 10% का निवेश करेगी, उससे कम या 10% तक, उससे अधिक नहीं, 10% या उससे कम तक, तो उसे बोलेंगे FPI, यानी सिंपल सा उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, यानी किसी कंपनी का शेयर खरीद लेना या शेयर धारक हो जाना। अब FDI को दो प्रकार से देखते हैं। पहला FDI का मतलब ये होता है कोई कंपनी यहाँ पर आए और कोई कंपनी यहाँ पर क्या करे, इंडस्ट्री लगाए, ठीक है, इंडस्ट्री लगाए। और दूसरा एक नजरिया क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के नजरिए से। अब कोई कंपनी मान लीजिए यहाँ पर कोई भी कंपनी वीवो हो गई,
कोई भी कंपनी, वीवो अगर हो गई, वीवो क्या करे, यहाँ पर आए किसी कंपनी में, वो क्या करे 10% से अधिक, जब भी कोई कंपनी 10% से अधिक जब वो यहाँ पर क्या कर लेती है, इसके शेयर खरीद लेती है भारत किसी कंपनी के, या वहाँ पर इन्वेस्ट कर लेती है, तो उसे क्या बोलने लगते हैं हम लोग, एफडीआई। तो एफडीआई को अब दो नज़रिए से देखेंगे। पहला नज़रिया तो ये है कि एफडीआई क्या हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी वो एफडीआई वो पैसा जो भारत में कोई विदेशी कंपनी या कोई विदेशी व्यक्ति आए और यहाँ पर इंडस्ट्री लगाए और प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे लोग, यहाँ के लोगों को रोजगार दे, यानी कारखाना खोले, तो वैसे पैसे को, वैसे निवेश को बोलेंगे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। या ये भी एक तरीके की परिभाषा होती है सरकार द्वारा है कि उसमें कोई विदेशी कंपनी भारत में आए या विदेशी व्यक्ति आए और उस कंपनी में, भारत कंपनी में जो उसका निवेश है वो 10% से अधिक हो जाए, तो उसे भी एफपीआई में शामिल ना करके किस में शामिल करते हैं, हम उसको एफडीआई में शामिल करते हैं। इसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं। फायदा ये होता है कि जो एफडीआई में जब मान ली भारत की कोई कंपनी यहाँ पर जब रोजगार लगाएगी, यहाँ जब कंपनी लेकर आएगी, तो यहाँ के लोगों को क्या लगेगा, क्या मिलेगा, रोजगार मिल जाएगा, बहुत सारा फायदा हो जाएगा, ठीक है, और विदेशी तकनीक भी सीखने को मिल जाएगा। नुकसान क्या होता है, नुकसान तो हमेशा होता रहता है। नुकसान ये होता है जितने भी लघु उद्योग और छोटे उद्योग होते हैं वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाते हैं। आप देख भी रहे हैं कि छोटे छोटे उद्योग भारत में लगभग जितनी भी कलाकारियों वाले पहले जितने भी क्रियाकलाप होते थे, कंपनियां छोटी छोटी, वो सब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। तो एफडीआई का फायदा भी है और एफडीआई का नुकसान भी है। देखिए होता है कि एफडीआई जब भी सरकार कोई रहेगी पक्ष में, जो सरकार वर्तमान में रहेगी, तो वो हमेशा एफडीआई को सपोर्ट करेगी, और जो सरकार विपक्ष में होगी वो हमेशा एफडीआई की बुराई करेगी। और वही क्या होता है, वही सरकार दूसरा इलेक्शन होने के बाद, वही जो सरकार विपक्ष में थी वो जब सरकार बनती है, तो वो सरकार क्या करने, वही जो विपक्ष में थी वो सरकार जब सरकार बनती है तो वो एफडीआई को पसंद करने लगती है, और यही सरकार जो पक्ष में थी वो सरकार विपक्ष में जाते ही एफडीआई की बुराई करने लगती है। तो इस तरीके से एक तरीके से एफडीआई को एक नज़रिए से ना देखें, एफडीआई में एक तरीके से कहीं कहीं फायदा भी है और कहीं कहीं नुकसान भी। इस तरीके से आप एफडीआई को देखा करिए, ठीक है। तो ये था पूरी तरीके से अंटार्ड द्वारा संस्था बनाई गई, उसमें ये पूरी तरीके से भारत के नज़रिए से देखा गया। तो भारत में काफ़ी इस बार फायदा हुआ है, यानी 64 बिलियन, पिछले साल 51 बिलियन डॉलर के आसपास था, इस बार भारत में 64 बिलियन के आसपास बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि कई बार ये सोचा जा रहा था कि भारत में लॉकडाउन लगा पूरी तरीके से बर्बादी है, लेकिन फिर भी क्योंकि रिपोर्ट चौंकाने वाले है ही, क्योंकि लोग आश्चर्य करेंगे ही कि पूरी तरीके से लॉकडाउन है, तो इस तरीके से भारत के निवेश में कैसे बढ़ोतरी हो गई। तो निवेश का आपको सिंपल सा आंसर क्या होगा, आईटी सेक्टर में और डिजिटल के क्षेत्र में भारत ने क्या किया है, अधिक से अधिक निवेश किया जा रहा है। उसका प्रमुख 2-3 कारण है। एक तो पहला, भारत में क्या है, जनसंख्या अधिक है, और जनसंख्या भी मैंने आपको बताया कौन जनसंख्या अधिक है भारत में, भारत में यूथ पॉपुलेशन, यानी जो युवा जनसंख्या है वो भारत में क्या है, अधिक है। और यहाँ पर क्या, जो मजदूरी है वो कम दी जाती है, यानी यहाँ पे जो मजदूर हैं वो बाकी जो जितने विश्व के देश हैं वहाँ पे यहाँ मजदूरी कम दी जाती है। भारत के बांग्लादेश हो गया और भारत हो गया, चीन, ये सब जितने भी देश है, श्रीलंका, यहाँ पर जब भी देखेंगे तो यहाँ पर बाकी यूरोपियन कंट्री के अपेक्षा यहाँ पर मजदूरी क्या है, काफ़ी कम है। वजह क्या है, जनसंख्या वृद्धि। इस तरीके से तो हाल ही में आज की खबर में आप देखे होंगे कि आज एक और चीज़ आई थी भारत में, कि भारत में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया विधेयक लाई रही है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर। उसमें एक तरीके से बात की जा रही है कि अब से कोई 2 संतान से अधिक रहेगा तो सरकारी नौकरी या तमाम तरह के जो राशन कार्ड वगैरह उनको बनाने में दिक्कत आएगी, इस तरीके से। लेकिन मेरे हिसाब से सरकार को इस तरीके से नहीं, सरकार को और उसमें अच्छे से करना चाहिए। उसमें सिर्फ सरकारी कर्मचारी को ना शामिल करके, सरकारी कर्मचारी के साथ साथ प्राइवेट संस्थाओं के लोगों को, और जितने भी प्रधानी का इलेक्शन होता है और जितने भी तरह के इलेक्शन होते हैं विधायक के, संसद के, उसको भी उसमें शामिल करना चाहिए। अगर इस तरीके होता है तो वही जो अच्छी चीज़ें भी, जनसंख्या नीति कितनी अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर इस तरीके सरकार उसको पालन करवाएगी तो कहीं ना कहीं अच्छा होने के बाद जो मंशा है, अगर वो आपकी अच्छी नहीं है तो पूरी तरीके से फ़ायदा नहीं होगा। तो ये थी आज की क्लास वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को लेकर। क्लास कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा, और एक एक पॉइंट को आप नोट करिएगा, एग्जाम में से और ही आएंगे। धन्यवाद।